अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है और वो है काला यरकान या हेपेटाइटिस बी और सी। पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस से जो मुतासरा अफराद हैं उनमें दुनिया में दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हेपेटाइटिस सी से जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है और हेपेटाइटिस बी से जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद तकरीबन 60 लाख के करीब है। एक सादा से अंदाजे के मुताबिक अगर एक जगह पे 9 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उनमें से एक शख्स जो है वह हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार होता है। तो अभी पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि इनकी क्या क्या अलामात हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल करके हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हेपेटाइटिस बी या सी है क्या चीज़। ये एक वायरस है, एक जरासीम है जो कि खून के अंदर मौजूद होता है। कोई भी जो मुतासरा शख्स है उसके ब्लड के अंदर, खून के अंदर ये जरासीम मौजूद होता है और जब किसी तरीके से उस मुतासरा शख्स का जो खून है वो उस शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है तो ये हेपेटाइटिस उस शख्स में चला जाता है। वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिसकी वजह से ये एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है, उनमें 4-5 जो बड़ी वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे जो बड़ी वजह पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी सी होने की या काला यरकान होने की है वह है एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल। हमारे गांव में, हमारी पेरिफेरीज में अक्सर एक ही सिरिंज इस्तेमाल की जाती है और जब तक वो सिरिंज टूट नहीं जाती या टेढ़ी नहीं हो जाती या काबिल इस्तेमाल नहीं रहती तब तक वो पूरे गाँव के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है और ये हेपेटाइटिस की पाकिस्तान में होने की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा जो औजार इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर उनको स्टरलाइज नहीं किया जाता या उनमें जो जरासीम है वो प्रॉपर ख़त्म नहीं किए जाते, जिस वजह से बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में जाती है। जो फीमेल्स हैं, माएँ बहनें जो हैं, बेटियां हैं, वो जो पिर्सिंग करवाती हैं नाक और कान में और उसमें जो गन यूज़ होती है उसकी जो सिरिंज है उसको नहीं चेंज किया जाता, जो उसको प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया जाता, वो एक बड़ी वजह है। मर्द हजरात जो है वो जो शेप बनाते हैं या वो जो ख़त करवाते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी या जो सी है वो एक ही ब्लेड के बार बार इस्तेमाल से जो है वो एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा होता है। इसके अलावा जो डेंटल प्रोसीजर है, जो दांतों के औजार हैं, वो अक्सर प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होते, जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस बी या सी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा होता है। और एक बहुत बड़ी वजह जिसके ऊपर हम अक्सर गौर नहीं करते वो है मुतासरा माँ से बच्चे में मुंतकिली। कोई भी माँ जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है वो अपने बच्चे में काला यरकान मुंतकिल कर सकती है। और इसके अलावा एक आखिरी वजह वो है अज़वाजी ताल्लुकात, खामन से बीवी को या बीवी से खामन को भी हेपेटाइटिस बी या सी मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते होंगे तब ही आप जो है हेपेटाइटिस बी या सी से बचने की एहतियाती तदबीर अपना सकेंगे। अब हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। सबसे जो ख़तरनाक अलामत है काले यरकान की या हेपेटाइटिस बी या सी की वो ये है कि इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। आप अगर ज़ाहरी तौर पर नॉर्मल भी हैं, आप अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझते हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है या मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, तो आपको फिर भी ये हेपेटाइटिस या काला यरकान हो सकता है। तो आम तौर पे जो है अक्सर जो मरीज़ को अचानक टेस्ट कराने पे पता लगता है तो उसे हेपेटाइटिस बी या सी का मसला है। तो अगर आपको कोई भी अलामत नहीं है तो फिर भी आपको चाहिए और आपके घर वालों को चाहिए कि अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाएं और इसका प्रॉपर चेकअप करवाएं। इसी वजह से क्योंकि इसकी अलामत कोई नहीं होती और जब जिगर जो है वो 50% तक डैमेज हो चुका होता है उस वक्त हमें जो है बीमारी के बारे में पता लगता है और फिर हम इलाज करवाने जाते हैं। तब इलाज कराने का अक्सर फ़ायदा भी कोई नहीं होता क्योंकि जिगर जब एक दफ़ा सिकुड़ जाता है तो उसका चाहे आप हेपेटाइटिस का इलाज करवा भी लें, उसके इलाज करवाने के बाद भी जो जिगर का सिकुड़ना है वो एक जगह पे नहीं रुकता, वो मज़ीद बढ़ता रहता है। इन्हीं वजह की वजह से, क्योंकि इसकी अलामत कोई नहीं है, इसको एक खामोश कातिल भी कहते हैं। मैं मरीज़ों को अपने अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जैसे एक लकड़ी को जैसे दीमक लग जाता है और उसको अंदर से खाता रहता है। जब वो लकड़ी पूरी तरह अंदर से डैमेज हो के 60-70% ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो दरवाज़ा या लकड़ी नीचे गिर नहीं जाती, आपको नहीं पता लगता कि अंदर दीमक लगा हुआ है। बाहर से वो बाहर ठीक नज़र आ रही होती है,
लेकिन अगर आप दीमक को मार भी दें तो वो जो लकड़ी डैमेज हो चुकी है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो वायरस है ये आपके जो जिगर है उसको इसी तरह अंदर से खाता रहता है। जब 50 या 60% तक जिगर डैमेज हो चुका होता है तब आपको इसकी अलामतें सामने आना शुरू होती हैं, और वो अलामतें एंड स्टेज वाली अलामतें होती हैं जिसमें पेट में पानी पड़ना, खून की उल्टियाँ आना, काले रंग के पखाने आना, गशी के गनूदी के दौरे पड़ना। इस स्टेज के ऊपर आके मरीज़ का कोई इलाज नहीं होता। अब हम आते हैं इसके जो बचाव है उसके ऊपर। सबसे पहले जो एहतियात करनी है, कोशिश करें कभी आप इंजेक्शन ना लगवाना पड़े आपको। अगर कभी लगवाना पड़ता है अपने सामने नई सिरिंज खिलवा के इंजेक्शन लगवाएं। और उसके लिए मैंने नई सिरिंज का जो है वो कैसे पता लगेगा ये नई है या पुरानी है, वो अलहदा से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि नई सिरिंज का आप कैसे पता लगा सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि आप जब भी कभी दांतों का मुआयना करवाएं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से कराएं जहाँ पे प्रॉपर जो औजारों को साफ़ किया जाता है। तीसरा ये है कि आपने जब भी कुछ सर्जरी करवानी हो तो किसी अच्छे हॉस्पिटल से और प्रॉपर हॉस्पिटल से करवाएं जहाँ पे जो औजार हैं उनको प्रॉपर स्टेरलाइज किया जाता है। इसके अलावा जब आपने शेव करनी है तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो अपने जो सामान है शेविंग के, शेविंग किट अपनी अलहदा से रखें। अगर 2-3 हज़ार लगा के शेविंग किट के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी कीमत नहीं है। माएँ बहनें जो पिर्सिंग करवाती हैं या पार्लर्स पे जाती हैं उनको भी चाहिए कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको प्रॉपर पहले साफ़ करवाएं, स्टरलाइज कराएं, फिर उनको यूज़ करें। और सबसे अहम चीज़ कि वो माएँ जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है उनको चाहिए कि पहले अपना हेपेटाइटिस बी या सी का इलाज करवाएं, उसके बाद कंसीव करें या प्रेगनेंसी का प्लान करें। और आखिर में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है तो इसका प्रॉपर इलाज जो है वो मौजूद है, और बी के लिए वैक्सीनेशन भी मौजूद है, हिफाजती टीके भी लगते हैं ताकि जो मरीज़ है अगर उसको कहीं से जरासीम आता भी है तो वो पहले भी उसके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ है वो मौजूद हो, ताकि इसके जो जरासीम है और जैसे जिस्म में दाखिल हो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा की जा सके। और आखिरी चीज़ जो कि हमारे मरीज़ों को अक्सर एक गलत फहमी है कि वो माएँ जिनको हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। ये बिल्कुल गलत बात है। वो माएँ जिनको हेपेटाइटिस बी या सी हो वो अपने बच्चों को बिल्कुल दूध पिला सकती हैं, उन्हें उठा भी सकती हैं, उनको पास रखने में किसी किस्म की कोई भी ममानत नहीं है। और अगर माएँ जिनको हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है तो हेपेटाइटिस बी जो है उसका इलाज प्रेगनेंसी या हमल के दौरान भी किया जा सकता है, लेकिन सी का इलाज जो है वो हमल मुकम्मल करने के बाद, बच्चे को दूध पिलाने के बाद ही मुमकिन है। लिहाजा बेहतरीन यही है कि आप जो है एहतियाती तदाबीर उन पर अमल करें, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक का शिकार हो जाते हैं तो इसका अपना प्रॉपर इलाज करवाएं ताकि इस बीमारी की पेचीदगियों से बच सकें। आपका शुक्रिया।